खबरों को देखते हैं फास्ट 50 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन उन्होंने किया। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। कोलकाता के स्टैंड रोड इलाके में एक बहुमंजिला इमारत की 13वीं मंजिल पर आग लग गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंची और घटना के बारे में जानकारी ली। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि इमारत में रेलवे का कार्यालय है। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आग बुझाने के लिए मौके पर 10 दमकल की गाड़ियों को भेजा गया। सरकार के मंत्री सुजीत जोशी ने जानकारी देते हुए कहा कि अब आग पर काबू पा लिया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि यह संपत्ति रेलवे की है। उनकी जिम्मेदारी थी कि राहत कार्य के लिए बिल्डिंग का नक्शा उपलब्ध कराते, लेकिन वे इसमें नाकाम रहे। मैं इस दुर्घटना पर राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन रेलवे से कोई भी अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा। ममता बनर्जी खुद देर रात दुर्घटना स्थल पर पहुंची थी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस घटना में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस हादसे की जांच के लिए रेलवे राज्य सरकार की हर संभव मदद करेगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बड़े अधिकारियों की टीम बनाई गई है जो मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में आग लगने से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की मंजूरी दी है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोलकाता में आग लगने की घटना पर दुख जताते हुए जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। कोलकाता के स्टैंड रोड इलाके की एक बहुमंजिला इमारत में लगी आग का बड़ा असर रेलवे की सेवाओं पर पड़ा। पैसेंजर रिजर्वेशन सर्विस पीआरएस का सर्वर बंद हो गया। बंद सर्वर के चलते बंगाल के साथ साथ झारखंड और बिहार के सभी स्टेशनों पर आरक्षण कार्यालय के काम बंद हो गए। यहाँ तक कि आईआरसीटीसी की साइट से ऑनलाइन टिकट भी बुक नहीं हो पाए। महाराष्ट्र के थाणे जिले के आसन गांव में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना मिलती दमकल की गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए जुट गई। आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हुआ। आग की घटना से काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरमाको पर हमला हो गया। हुती विद्रोहियों ने 14 ड्रोन और 8 बैलिस्टिक मिसाइल से रिफाइनरी पर हमला किया। हमले के बाद कच्चे तेल के दाम साल भर के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। इसका असर भारत में भी पड़ेगा। महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है और उनसे पूछा है कि क्या आरक्षण की सीमा 50% से अधिक की जा सकती है। सभी राज्यों से सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च तक जवाब मांगा है। इस मामले में 15 मार्च से कोर्ट रोज सुनवाई करेगा। बता दें कि 8 राज्यों में 50% से अधिक आरक्षण है। असम में 51, गुजरात में 59, तमिलनाडु में 69, तेलंगाना में 62, महाराष्ट्र में 75, झारखंड में 60, छत्तीसगढ़ में 82 और लक्षद्वीप में 100% आरक्षण है। जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि सरकारी लाभ और नौकरियों में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 8 चरण में करवाए जाने के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया कि पश्चिम बंगाल के साथ 4 और राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन उनमें मतदान का कार्यक्रम इतना विस्तृत नहीं रखा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सिंधिया बीजेपी में जाकर बैक बेंचर बन गए हैं। कांग्रेस में होते तो अब तक सीएम बन जाते। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जल्दी कांग्रेस में वापसी करेंगे। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी की सिंधिया को सीएम बनाए जाने वाले बयान पर पलटवार किया। कहा राहुल को बहुत जल्दी समझ में आ गया, सिंधिया के बिना एमपी में कांग्रेस शून्य है। जो 2 साल में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सके, सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। समझ में आ ही गया तो राजस्थान में पायलट को सीएम बना दे। तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अम्बा मक्कल मुनेत्र बड़गम ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ हाथ मिला लिया है। एएमएम के प्रमुख और शशिकला के भतीजे टीटीवी दिनाकरण की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार एआईएमआईएम 3 सीटों से चुनाव लड़ेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने फरवरी में हुई जेईई मेंस के पहले फेज के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। 23 से 26 फरवरी को इस परीक्षा में कुल 6,61,776 कैंडिडेट्स शामिल हुए थे। इनमें राजस्थान के साकेत झा, दिल्ली की प्रवर कटारिया और रंजन दास, चंडीगढ़ की गुरमीत सिंह, महाराष्ट्र के सिद्धांत मुखर्जी और गुजरात के अनंत कृष्ण केदाम्बरी ने 100
एनटीए स्कोर हासिल किए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने बताया कि फरवरी 2021 के जेईई मेंस परीक्षा के नतीजों की घोषणा कर दी गई है। उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष तक परीक्षा केवल 3 भाषाओं में होती थी, लेकिन इस बार परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की गई थी और परिणाम 10 दिनों में घोषित कर दिए गए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार से सामान्य समय से यानी सुबह 11 बजे से शुरू हो गई। बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन राज्यसभा में सोमवार को यह घोषणा की गई थी। अब उच्च सदन की बैठक अपने सामान्य समय में शुरू हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इसकी घोषणा की थी। दिल्ली विधानसभा में पहला ई बजट पेश किया गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में ई बजट पेश करते हुए आबादी के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर की वकालत की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की जनता के लिए इस बजट में अधोसंरचना की आधारशिला रखी है। उन्होंने 2020-21 के लिए 69,000 करोड़ का बजट प्रस्ताव पेश किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। आज विधानसभा में गारे पेलमा खदान से कोयला परिवहन का मामला उठा। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार से पूछा कि ठेकेदार को कोयला परिवहन के लिए कब टेंडर दिया गया था। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज फिर विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। विधानसभा में विपक्ष ने भीकन गांव के मार्ग धूपा से धूपी रोड मेंटेनेंस का मामला उठा और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की गई। वहीं पंचायत मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में कृषि उपकरणों पर छूट प्रदान करने का प्रस्ताव पास हुआ। कृषि उपकरणों पर 1% टैक्स लिया जाएगा। किसानों को 0% ब्याज पर कर्ज देने का प्रस्ताव भी पास हुआ। बाबा महाकाल का मंदिर परिसर और भव्य बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में इसी हफ्ते निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इधर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। सीएम हाउस में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में 3100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का खाका तैयार किया गया। शराबबंदी अभियान को लेकर उमा भारती ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने गुजरात की तरह शराबबंदी पर विचार करने की अपील की। पत्र में जन जागरण अभियान चलाने समेत कई सुझाव भी दिए गए। इंदौर में आज माधव सेवा न्याय के अस्पताल का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकार्पण करेंगे। बता दें कि श्री गुरुजी सेवा न्यास ने यह मेडिकल सेंटर बनाया, जहां गरीबों को 50 से 70% डिस्काउंट पर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन जिले के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार की नेक नीति और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करने का जज्बा होता है तो विकास का काम तेजी से आगे बढ़ सकता है। हम इस एक्सप्रेसवे का लगभग 50% काम पूरा कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने वालों के लिए लंबे इंतजार के बाद अब गुड न्यूज आई है। 1 अप्रैल से उम्मीदवारों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन शुरू होगा। बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते दस्तावेजों का सत्यापन रुका हुआ था, जिसे अब हरी झंडी दे दी गई। खरगोन में प्रदेश का सबसे बड़ा नवग्रह मेला चल रहा है। मेले में खरगोन के बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल भी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। इस दौरान सांसद पटेल ने आकाश और नाव झूलों का जमकर लुत्फ उठाया। इसके बाद सांसद मेले में टैटू शॉप पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने साथियों के साथ हाथों पर टैटू बनवाने के साथ नाम भी गुदवाए। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बड़ी खबर सामने आई है। सुशांत को ड्रग्स सप्लाई करने वाला पेडलर को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। पहले एनसीबी हेड समीर वानखेड़े ने बताया था कि उनके कई ऑफिसर्स ने गोवा में रेड की थी, जहां से बहुत मात्रा में ड्रग्स मिला था। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चल रही रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021 में आज हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा। इंडिया लेजेंड्स का मुकाबला इंग्लैंड लेजेंड्स के साथ होने जा रहा है। दोनों ही टीमों ने अपना पिछला मुकाबला आसानी से जीता है। टीम इंडिया 12 अंकों के साथ तालिका में टॉप पर है।